अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का चैप्टर 2 है, फर्स्ट ईयर का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है और ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, it's an analytical technique like other chromatography, crystallization and other separating techniques. It's an analytical technique in chemical analysis के लिए जो कि यूज़ की जाती है। और according to this technique a solute can be separated from a solution by shaking the solution with the solvent in which the solute is more soluble and the added solvent does not mix with the solution. इस व्हाट डज इट मीन, सपोज हमारे पास ये ज़्यादातर हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग यूज़ करते हैं, या हमारे पास अगर दो ऐसे जो हमारे पास सोल्यूशन में कुछ प्रोडक्ट्स चली गई हैं और हमने उनको सेपरेट करना है, जो कि थर्मली वोलेटाइल भी हैं और अनस्टेबल भी हैं, तो हम उनको हीटिंग प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट नहीं करेंगे। हम उसको किसके ज़रिए सेपरेट करेंगे? हम उसको इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए सेपरेट करेंगे, जो कि वोलेटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो। हम उनको क्या करते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास और दूसरी, हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो हम लेबॉर्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट लाइक थायोयूरिया हो सकती है, उसके प्रोडक्ट्स, उसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने प्रिपेयर किए हैं, ज़्यादातर वो हमें जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट आती हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, वो हम वाटर में उनको जो क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हम हमारे पास मिलती हैं। लेकिन अब हम वाटर में से उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करें? वाटर में से उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज ये वाटर में हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास वो इसके अंदर प्रेजेंट है। हमारे जो भी प्रोडक्ट है, थायोयूरिया होगी, थायोजोलोडिन होगी, हम इसकी मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई भी हो सकती है हमारे पास प्रोडक्ट्स, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो वो हम एक टेक्निक जिसको कि हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके ज़रिए से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट को किसके ज़रिए से? इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये प्रोडक्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। हमने क्या करना है? कोई भी ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो कि वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है, वो वाटर के साथ इमिसिबल नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो हमारी होगी वो इसके साथ क्या होगी? इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगी। हमारा ये जो सॉल्वेंट है, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर क्या होगी? इसकी अफिनिटी इसके साथ ज़्यादा होगी, ये इसमें सोल्यूबल हो जाएगी, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। जब हम इस सॉल्वेंट को और वाटर को जो है इसके अंदर हमारे पास इनको दोनों को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने से क्या बन जाती है? हमारे पास लेयर्स बन जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा टू इमिसिबल लेयर्स। जैसे कि हमारे पास आपने देखा है कि ऑयल जो है, अगर हम वाटर में उसको डालते हैं तो हमारे पास दो किस्म की लेयर्स आ जाती हैं। एक हमारे पास ऊपर होती है और एक हमारे पास क्या हो जाती है? नीचे होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है हमारे इसके पास हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, वो इस सॉल्वेंट वन, ये जो सॉल्वेंट वन वाटर था, इसकी बजाय इस सॉल्वेंट टू में जो होगी वो ज़्यादा सोल्यूबल होगी और ये इसके अंदर ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगी। और ये हम काम करते हैं सेपरेटिंग फनल में, जो कि मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इस पूरी लाइन का क्या मतलब था? इसका ये मतलब है जो कि मैंने इसमें बताया, समझाया। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सोल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सोल्यूशन बाय शेकिंग दिस सोल्यूशन। ये हमारे पास जो सोल्यूशन था, इसको हमने किसके साथ शेक किया? इसके साथ। ये सॉल्वेंट जो एक अलग से हमने सॉल्वेंट लिए, ये ईथर हो सकता है, ये बेंजीन हो सकती है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जब वाटर को और इन दोनों को हम आपस में शेक करते हैं, शेक करने के बाद हम क्या करते हैं? हमारी प्रोडक्ट जो होती है वो इस सॉल्वेंट में चली जाती है, क्योंकि वो इसमें ज़्यादा सोल्यूबल होती है। और हमारे पास इस तरह से हम जब इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है, तो वो क्या होता है? ये तो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये क्या होता है? वॉलेटाइल होता है। और जब हम इसको मतलब एयर में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अवेपोरेट हो जाएगा।
या हम इसको ये हो जाएगा वेपोरेट, तो हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो वापस हमें मिल जाएगी, राइट। ये है हमारे पास, ये सारा प्रोसेस हम किस में कर रहे होते हैं, इसमें सेपरेटिंग फनल में कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वाटर लेयर है और ये हमारे पास है ईथर लेयर है, राइट। जब हम इन दोनों, ये हमारे पास, इसके पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्टॉपर लगा देते हैं और फिर इसको आपस में हम दोनों लेयर्स को, जब दोनों सॉल्वेंट हम डालेंगे इनको हम शेक करेंगे ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों लेयर में, और क्या हो जाए, वो शेक करने से उनका कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और सेपरेशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लगा होता है, एक स्टैंड लगा हुआ होता है, या हम इसको ट्राइपॉड स्टैंड में भी डाल सकते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड में भी डाल सकते हैं। और इसमें हमारे पास जब ये 2 लेयर सेटल्ड हो जाती हैं तो हम नीचे से वाटर की लेयर को निकाल लेते हैं और इसको अलग बीकर में निकाल लेंगे, और जो फिर जो ये जो रिमेनिंग लेयर रह जाएगी इसको हम अलग बीकर में निकाल लेंगे और हमारे पास हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी, राइट। अब हमारे पास क्या है कि ये मैंने दिखाने के लिए डिफरेंट तरीके से कि ये हमारे पास कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट हो सकती है। इस तरह से हमारे पास 2 लेयर्स बनती हैं और पहले हमने एक लेयर निकाली एक बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में, और दूसरी हमने लेयर जो होती है वो हम इस तरह से बाद में निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ये इस तरह से स्टैंड में हम इसको हैंग कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम इस तरह से इसको हैंग कर लेते हैं, या फिर हम इसको ट्राइपॉड स्टैंड पर भी इस तरह से हैंग करके और आसानी से अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। या तो इस तरह का स्टैंड हो सकता है, इस तरह का स्टैंड भी ले सकते हैं, और कुछ इस तरह के भी स्टैंड होते हैं कि इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इस तरह से गोल सा स्टैंड बना हुआ होता है जैसे कि ये दिखाया हुआ है, तो हम इसके अंदर भी इसको हैंग कर सकते हैं। ये 3 जो डायग्राम थी वो सिर्फ दिखाने के लिए थी कि किस तरह से हम इसको हैंग करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास है, ये बताने के लिए है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। अगर हमारे पास ये ऑर्गेनिक लेयर ऊपर की तरफ होती है, ऑर्गेनिक फेज़ है, और ये हमारे पास क्या है, एक्वस फेज़ है, तो इसमें जो सल्यूट है हमारा जो प्रोडक्ट है वो इजीली इन दोनों लेयर्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है और इसको हम KD से भी जाहिर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है, और ये 2 रेशियोज़ के दरमियान में होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है KD का। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है हमारे पास इट इज़ डन बाय प्लेसिंग दिस सोल्यूशन एंड दिस सेकंड लिक्विड, जो भी ऑर्गेनिक लिक्विड हमने लिया है वो, और सोल्यूशन जिसके अंदर हमारे वो सोल्यूशन जिसमें से हमने अपनी प्रोडक्ट को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उस सोल्यूशन में से जब हम सेकंड लिक्विड को भी, जैसे CCl4 था, बेंजीन था, ईथर था, वो लिया सेकंड लिक्विड इनटू ए सेपरेटिंग फनल, जो कि पीछे जैसे दिखाया गया, क्योंकि वो सोल्यूशन जो ऑर्गेनिक फेज हमारी नीचे की तरफ थी और हमारी जो थी ऑर्गेनिक लेयर हमारी क्या थी, ऊपर की तरफ थी। तो ये हमारे पास क्या होता है, दी फनल इज स्टॉपर्ड, उसको फनल को हम क्या कर देते हैं, उसमें स्टॉपर लगा देते हैं ऊपर की तरफ। वो जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था कि फनल जो होती है स्टॉपर्ड होती है, और वो हमने उसको शेक करने के लिए ऊपर से बंद किया हुआ होता है। और एंड दी 2 लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर, उनको फिर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये तकरीबन मैं सारा प्रोसेस पीछे बता चुकी हूँ, लेकिन ये क्या है कि इसमें इसको रिपीट किया जा रहा है कि वही सारा प्रोसेस है कि हमारे पास वो सोल्यूशन था और सोल्यूशन के साथ हमने सेकंड लिक्विड के साथ उसको शेक किया, और जब दोनों लिक्विड्स को हम शेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगी कि एक्सट्रैक्शन हमारे पास हो सकती है। दी मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी एग्जाम्पल जो है हमारे पास ईथर एक्सट्रैक्शन है। कॉमनली जो हमारे पास इस्तेमाल होती है वो क्या है, ईथर एक्सट्रैक्शन होती है। वैसे ईथर मतलब एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ अभी कि हम वो कुछ भी हो सकता है, CCl4 भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी हो सकता है। तो हम कुछ भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास ईथर एक्सट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में। दिस इज़ यूज टू सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम द वाटर। ये मैं आपको बिल्कुल शुरू में बता चुकी हूँ कि मतलब हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस लेबोरेटरीज में हम यूज़ करते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, या हमारे पास कोई भी ड्रग हमने डेवलप की है, तो वो क्या है, हमारे पास वाटर में उसकी वो हमारे पास प्रोडक्ट आती है। अब वाटर जो है, वाटर का जो सोल्यूशन है उसमें से हम उस प्रोडक्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम क्या कहते हैं
कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं, उसमें वो प्रोडक्ट सोल्यूबल होकर उसके अंदर चली जाती है और हमारी जो एक्सट्रैक्शन जो होती है वो आसानी से हो जाती है। इन ए टिपिकल ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो कि बात की जा रही है, अभी मैंने आपको बताया कि या ड्रग डेवलप कर रहे हैं या कुछ भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज शेकन अप विद द ईथर। हम उसको ईथर के साथ क्या करेंगे, शेक करेंगे उस सोल्यूशन को, उस वाटरी सोल्यूशन को जिसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारी प्रोडक्ट है। इन्हें सेपरेटिंग फनल, इस फनल में, इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। एंड अलाउड टू सेपरेट, और वो क्या हो जाएगी हमारे हम उसको सेपरेट होने देंगे। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन द एक्वस फेज। कुछ भी अगर इम्प्योरिटीज़ हैं प्रोडक्ट में, हमारी प्रोडक्ट 100% प्योर तो नहीं होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती हैं, कुछ पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिमेन्स इन द एक्वस फेज, वो एक्वस फेज में ही रह जाएंगे, वो वाटर में ही रह जाएंगे। वेयर एज दी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था, हमारी जो प्रोडक्ट थी, वो गोज टू दी ईथर लेयर, क्योंकि वो उसमें सोलिबल होगी तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी किसमें, ईथर लेयर में। दी ईथर लेयर इज सेपरेटेड, हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पास जब हम शेक करते हैं तो हमारे पास 2 लेयर्स आ जाती हैं, हम उसको सेटल डाउन होने देते हैं। जब 2 लेयर्स हमारे पास डेवलप हो जाती हैं तो वो नीचे जो स्टॉपर लगा हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, अलग बीकर में एक बस लेयर जो थी जिसमें से प्रोडक्ट निकल के हमारी ऊपर जा चुकी थी, हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अलग, और जो हमारी प्रोडक्ट ऊपर आई थी ऊपर वाली लेयर में, उसको हम अलग बीकर में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग ईथर, और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट ईथर्स आर मेड एफिशिएंट देन यूजिंग सिंगल बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि हम अगर रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करें तो वो हमारे लिए, मतलब अगर हमारे पास 100 ml की प्रोडक्ट थी, 100 ml का वो सोल्यूशन था, तो अगर हम उसको 50-50 ml में कर सेपरेशन करें, 50-50 ml ईथर के साथ उसको सेपरेट करें, तो वो ज़्यादा हमारी जो होगी, उसके चांसेस प्रोडक्ट के ज़्यादा सेपरेट होने के होंगे, रादर देन अगर हम सिर्फ एक ही सिंगल प्रोसेस में उसको प्रोडक्ट को सेपरेट करने की कोशिश करें। ठीक है, हम इसको बैच प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब हम इसको कंटिन्यूस अगर हम एक ही उसमें निकाल लें तो हमारे पास प्रोडक्ट के उसके निकलने के चांसेस क्या होंगे, सेपरेट होने के कम होंगे और प्रोडक्ट हमारे पास कम आएगी। लेकिन अगर हम उसको रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करें, थोड़ा थोड़ा मतलब लेकर करें और थोड़े थोड़े सॉल्वेंट के साथ, ईथर के साथ हम करें, तो हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट होगी। अच्छा, ये किसके लिए यूज़फुल है, ये अभी मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि उन हम कंपाउंड्स के लिए करते हैं जो कि वॉलेटाइल होते हैं, मतलब और थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब या तो वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाते हैं या फिर वो हमारे पास थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ लिक्विड यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने देखा नीचे वाटर था और वाटर के साथ हमारे पास जो थी, ऊपर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट था, तो हम इसको लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसलिए हम जो थर्मली अनस्टेबल और वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले यूज़ कर लेते हैं टेक्निक। अब डिफरेंट एनालिसिस के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्निक होती है। कुछ हमारे पास सब्लिमेशन होती है, जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन होती है, और हमारे पास क्या होगी, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बता दिया कि क्यों हमने प्रेफर करते हैं, जो अगर हमारे पास जिन प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है या हमारे पास वो जल्दी से वेपोरेट हो जाए, तो हम उसके लिए लिक्विड एक्सट्रैक्शन करेंगे, उनको हम हीट नहीं करेंगे जैसे कि सब्लिमेशन में होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब ये इसकी अब आपने उसके सारा प्रोसेस देख लिया। अब ये दरअसल उसकी बेसिकली उसकी डेफिनेशन आ गई कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये हमारे पास दरअसल क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। आगे हमने एक एग्जांपल देखनी है आयोडीन की, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखा देंगे कि ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, जो कि और हमारे पास 2 वे प्रोसेस होता है, मतलब जितनी उसकी एक लेयर में जाने की अफिनिटी होती है उतनी दूसरी में वो प्रोसेस चल रहा होता है। द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड पार्टीशन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये पूछा जा सकता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन किस लॉ पे बेस करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ
और पार्टीशन लॉ पर क्या करता है, बेस करता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द इमिसिबल लिक्विड, वो अपने आप को इमिसिबल मतलब दो इमिसिबल लिक्विड में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन ए कांस्टेंट रेशियो, मतलब इतने इन ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज एडेड। जितना मर्जी सॉल्यूट हम ऐड कर लें वो क्या करेगा कि अपने आप को दो सॉल्वेंट में कांस्टेंट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर हमारे पास अगर हमारे पास 100 ग्राम की कोई प्रोडक्ट थी, ठीक है, 100 ग्राम की प्रोडक्ट थी, तो वो अपने ऊपर हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है, नीचे हमारे पास क्या है, लिक्विड वाटर वाली लेयर है। तो अगर हमारे पास जब हमने उसको शेक कर लिया और सेटल डाउन होने दिया, दो लेयर्स हमारे पास बन गई, तो क्या होगा कि 75% अगर इसमें चला गया है तो 25% किस में रह गया, नीचे वाली लेयर में रह गया। 25% किस में रह गया, नीचे वाली लेयर में रह गया है। तो कितनी हो गई, ये हमारे पास जो रेशो निकलेगी हमारे पास 3:1 की रेशो निकलेगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास 100 की बजाय अगर हमने 1000 भी ले लिया ना, 1000 ग्राम भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, तो वो उतनी ही होगी। 750 जो होगी वो ऊपर वाली लेयर में चली जाएगी, और नीचे जो होगी हमारे पास जितनी नीचे हमारे पास कितनी बची उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, नीचे भी रह जाएगी 225। तो वो हमारे पास क्या होगी, नीचे भी उतनी ही होगी। तो वो हमारे पास एग्जैक्ट फिर हमारे पास क्या होगी, वही वाली रेशो आ जाएगी 3:1। 3:1 वही वाली रेशो आ जाएगी। बेशक हम 100 ग्राम ले लें, बेशक हम 1000 ग्राम ले लें, हमारे पास क्या होगी वो इक्वली, ये जो इक्विलिब्रियम का हमने बात की थी कि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, और ये हमारे पास बेशक जितनी मर्जी सॉल्यूट हम ऐड कर लें, कंसंट्रेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ यही वाला प्रोसेस था। आई होप आपको ये वाली लाइन समझ में आ गई होंगी, इनका क्या मतलब है कि जितनी मर्जी हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा लें, वो एक ही रेशो से अपने आप को हर बार हमें एक ही रेशो उसकी मिलेगी। द लॉ इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, मतलब पहले हम कुछ नहीं बता सकते, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के बाद ही मिले, हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्रूफ होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ही। दी एग्जाम्पल अब हमने जो लेने वाले हैं वो हमारे पास है आयोडीन की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन दी two immiscible solvent water in the presence of potassium iodide and carbon tetrachloride, right। अब हमारे पास है कि आयोडीन जो है वो पोटाशियम वैसे आयोडीन जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन की बात करें, आयोडीन वाटर में सोल्यूबल नहीं होता क्योंकि ये नॉन पोलर है, और वाटर जो है हमारे पास क्या है, पोलर है। तो वो आयोडीन की सोल्युबिलिटी बिटवीन द टू इमिसिबल सॉल्वेंट जो हम बात करने लगे, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। अगर हम आयोडीन और पोटाशियम आयोडाइड जो हैं, आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड की मौजूद प्रेजेंस में वाटर में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो ये वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी। लेकिन वैसे जो होगी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगी। कैसे, ये अभी आगे बताते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऊपर हमारी लेयर बनेगी, और ये जो हमारे पास वाटर है ये हमारे पास एक लेयर बनेगी, वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास दो लेयर्स बनेगी। अब आयोडीन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में क्या होगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो, उसमें हमारे पास क्या है, आयोडीन जो है वो सोल्यूबल है। तो हम इन दो सॉल्वेंट के जरिए से आयोडीन की डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे या आयोडीन को सेपरेट करेंगे। आयोडीन रिएक्ट विद द आयोडाइड आयन, मतलब हमारे पास ये जो पोटाशियम आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड, अब हम ये क्या है, हमारे पास आयनिक सॉल्ट है। जब ये वाटर में जाएगा तो हमारे पास दो किस्म के इसके हमारे आयन्स मिलेंगे, पोटाशियम और हमारे पास क्या मिलेगा, आयोडाइड आयन। पोटाशियम और हमारे पास क्या मिलेंगे, आयोडाइड आयन। ये आयोडाइड आयन है और ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम का आयन होगा। तो आयोडीन जो होगी वो हमारे पास आयोडाइड आयन से रिएक्ट करेगी, और तो वो ट्राई आयोडाइड बनाएगी, और वो वाटर में क्या हो जाएगी, सोल्यूबल हो जाएगी। आयोडीन रिएक्ट्स विद द आयोडाइड आयन, ये वाले आयोडाइड आयन से रिएक्ट करेगी टू प्रोड्यूस द ट्राई आयोडाइड आयन, और इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ये अब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो आयोडाइड आयन हमारे पास आया था पोटाशियम आयोडाइड के मतलब तहलील होने से, तो हमारे पास क्या हुआ, पोटाशियम का हमारे पास मिलेगा,
और हमारे पास क्या मिलेगा, आयोडाइड आयन मिलेगा। तो हमारे पास अब हमारे पास ये जो पोटाशियम आयोडाइड, ये वाला जो आयोडाइड आयन है, इससे क्या करेगी, ये आयोडीन रिएक्ट कर लेगी। आयोडीन रिएक्ट करेगी तो क्या बना देगी, ये ट्राई आयोडाइड आयन बना देगी। ये ट्राई आयोडाइड आयन ये भी एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, मतलब ये सोल्यूबल इन वाटर होगा। लेकिन ये जो आयोडीन है ये किस में सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये सोल्यूबल होगी CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो ये आयोडीन आयोडाइड आयन से मिला, इसने ट्राई आयोडाइड बना दिया जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि आयोडीन हम कैसे सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास आयोडीन की इंस्ट्रक्शन है। हमने सेपरेटिंग फनल में क्या किया, CCl4 को डाला और हमने ये वाला जो ट्राई आयोडाइड आयन का सोल्यूशन था इसको डाल दिया। वो जो ट्राई आयोडाइड आयन हमारे पास आया है, ये जो एक्वस सोल्यूशन हमारे पास आया है, ये हमारे पास कौन से कलर का है, ब्राउन कलर का है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये ब्राउन कलर का है। इन दोनों लेयर्स को हमने क्या किया, शेक किया। अब ये देखिए, शेक करने से ये आयोडाइड के पार्टिकल जो है वो सारे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे, और एक ही तरह का ये लग रहा है। जब हमने शेक कर, जब हम इसको सेटल डाउन होने देंगे, सेटल डाउन होने के बाद हमारे पास दो किस्म की लेयर्स आ जाएंगी। जब ये दो किस्म की लेयर्स हमारे पास आएंगी तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब सेपरेशन जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। सेपरेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। ये ब्राउन कलर से किस में चेंज हो गया, पर्पल कलर में। आयोडीन डिजोल्व इन टेट्राक्लोरो मीथेन, तो ये हमारे पास पर्पल कलर का हमारे पास नीचे सोल्यूशन आया है। ब्राउन कलर से पर्पल कलर में चेंज होने का मतलब है कि हमारे पास आयोडीन ट्रांसफ़र हो चुकी है CCl4। पहले CCl4 का जो कलर था वो क्लियर था, अब ये किस में है, पर्पल कलर में आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आयोडीन एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वो जो ट्राई आयोडाइड वाला सोल्यूशन था, उस वाटरी सोल्यूशन है ये, कि हमारे पास वाटरी सोल्यूशन है ब्राउन कलर का, इसमें से हमने किसको सेपरेट करना है, आयोडीन को सेपरेट करना है। ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन हमने क्या किया, CCl4 को डाला। दो किस्म की लेयर्स हमारे पास क्या बन गई, दो किस्म की जब लेयर्स बन गई, हमने इनको आपस में शेक किया। जब शेक किया तो इनका कॉन्टैक्ट एरिया आपस में बढ़ गया, तो ये क्या होगी, जितनी भी आयोडीन होगी वो हमारे पास वाटर में से ट्रांसफ़र होकर इसमें आ जाएगी, राइट। वाटर में से ट्रांसफ़र होकर CCl4 में आ जाएगी, और हमारे पास ब्राउन कलर से ये पर्पल कलर में चेंज होने का मतलब ये है कि हमारा जो है सेपरेशन हो चुकी है। At this point, the rate at which iodine passes from CCl4 to water equal to the rate at which it passes from the water to CCl4। ये आपको इक्विलिब्रियम का साइन नज़र आ रहा होगा कि आयोडीन जितनी, मतलब इस पॉइंट पर जितनी इसमें जा रही है, इतनी ही क्या है, वाटर में जा रही है। ये एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुई हुई है। तो हमारे पास क्या है, the rate at which iodine passes from CCl4 to water equals to the rate at which it passes from water to CCl4। इन दोनों लेयर्स में आयोडीन का जो वो है क्या है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। सो इफ़ वी ऐड CCl4 टू एन एक्वस सोल्यूशन, अब हम CCl4 को एक्वस सोल्यूशन में डालें तो क्या होगा, ट्राई आयोडाइड आयंस जो होंगे, द आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन टू द लेयर इनटू दी ऑर्गेनिक लेयर, वो ऑर्गेनिक लेयर में जाना शुरू कर देगी, ठीक है। ऑर्गेनिक लेयर जो कि CCl4 है उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू कर देगी। तो क्या होगा कि हमारे पास ब्राउन कलर से क्या हुआ, ब्राउन कलर से ट्राई आयोडाइड आयन फेड्स एंड द पर्पल कलर ऑफ द फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल अपीयर्स इन द ऑर्गेनिक फेज। और हमारे पास जो फ्री आयोडीन मिली है वो आपने देखा पर्पल कलर की थी, ट्राई आयोडाइड आयन जो थे वो किस में, ब्राउन कलर के थे। To achieve a good separation, two liquids are gently shaken to increase their area of contact and improve the chances of transferring the iodine molecule। हम क्या करते हैं, उनको gently shake करते हैं ताकि उनका contact area आपस में बढ़े और separation जो हो वो अच्छे तरीके से हो जाए, and improve the chances of transferring the iodine molecule। और iodine molecule के transferring जो होती है वो आसानी से वहाँ पर हो जाती है। No matter how much iodine is used, ये वही वाली बात आ गई कि हमने जितनी मर्जी आयोडीन यूज़ कर लें, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीछे 100 ग्राम की और 1000 ग्राम की, अब बेशक जितना मर्जी सल्यूट हो वो क्या होगा, उनकी रेशो और फाइनल कंसंट्रेशंस क्या होंगी, सेम होंगी एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। द कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन KD, इसको KD से जाहिर करेंगे, इसको मतलब KD भी बोल सकते हैं, और
एंड डी इज़ गिवन बाय। अब ये हमारे पास आयोडीन है, ये CCl4 ऑर्गेनिक लेयर में इसकी आयोडीन की फेज़ है, और ये ट्राई आयोडाइटाइन इन एक्वस लेयर, राइट। तो ये हमारे पास रेशोज़ क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, जैसे कि पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एट ए सर्टेन टेम्परेचर द रेशो ऑफ द, मतलब एक खास टेम्परेचर पर, सर्टेन टेम्परेचर द रेशो ऑफ द कंसनट्रेशन। रूम टेम्परेचर पर दरअसल हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो कोई हम क्या कहते हैं, फ्लेम वगैरह तो उसमें यूज़ कर नहीं रहे होते हैं। द रेशो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन ईच ऑफ द सॉल्वेंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जितनी मर्जी हम लेते चले जाएं 3:1 ही आएगी। जितनी मर्जी हम सोल्यूट की कंसनट्रेशन लेते चले जाएं, हमारे पास 3:1 ही आएगी हमेशा। अगर पहले 3:1 आई थी तो बाद में भी 3:1 ही आएगी। जितना मर्जी सोल्यूट की अमाउंट जो है वो हम बढ़ाते चले जाएं, हमारे पास 3:1 ही आएगी। 100 ले लें, 1000 ले लें, 3000 ले लें, हमारे पास सेम रेशो आएगी। दिस रेशो इज़ नोन एज द DI डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। और KD कंसनट्रेशन ऑफ द मेटालाइन या कुछ भी प्रोडक्ट है वो इन ऑर्गेनिक फेस, और कंसनट्रेशन ऑफ द मेटालाइन इन द एक्वस फेस। ये वाली स्लाइड जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की, ये जस्ट बताने के लिए, और पीछे जितना भी हमारा मटेरियल था वो बुक में सा था, मतलब फर्स्ट ईयर लेवल पर आपको समझाने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।